तो कैसा बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है इंडेक्स छोटी में। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। थंबनेल देखा होगा, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो देखिए मैं आपको बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे काउंसलिंग चल रही है। उसके तहत काउंसलिंग 2025 की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस प्लेलिस्ट में अब तक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जरूरत है, वो डाल दी है। एंड जो आगे रिक्वायरमेंट होगी वो भी एक एक करके मैं डाले जा रहा हूँ। एंड जल्द ही क्या करिएगा, उसमें वो हर एक वीडियो डाल दी जाएगी, ठीक है, जिससे क्या हो रहा होगा, आपकी हेल्प हो रही होगी। एंड जिससे आप क्या कर पाएंगे, अपने एक बेस्ट प्रेफरेंस बना पाएंगे, बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज कर पाएंगे, बेस्ट करियर डिसाइड कर पाएंगे। हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मैं उस आपको एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट रखिएगा, ताकि कोई वीडियोस डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए कि चैनल पे वीडियोस डल गई है, अब आपको उसको जाकर देखना है। अब बात करते हैं, देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब तक आपको बता चुका हूं, ठीक है। जो लोग नए हैं वो पहले जान लीजिए। मैंने ये बताया पहले कि आपको सीयूटी के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं। फिर मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, कौन सी डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, ठीक है। उसमें मैंने ये बोला था कि कैटेगरी के लिए क्या करूंगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैटेगरी की और डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कैटेगरी भी बताऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि आप अगर फर्स्ट टाइम आए हो, आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको वापस ना जाना पड़े, तो मैं और जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट वहां पे दी थी, मैं वो आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। एंड फिर हम क्या नाम है, Q&A सेशन करेंगे। हर एक चीज जो भी मेरे को अब तक क्वेश्चंस मिले, अब तक बच्चों को डाउट मिले कि कोई बच्चा ड्रॉपर है, कोई बच्चे को कंपार्टमेंट आई है, कोई बच्चे का क्या नाम है गैप ईयर है, ठीक है, कैटेगरी में क्या दिक्कत है, कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या लग रहा है, ये हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल में इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको हर एक मतलब यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी, ठीक है, कि कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। आपके स्टेट की कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपके अड़ोस पड़ोस में भी। एंड वहां पे कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज है उसकी भी मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में। ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिएगा, फिर आपकी इंपॉर्टेंट जानकारी खत्म हो जाएगी। एंड उसके बाद अब मेरे को आपको क्या बताना पड़ेगा, सिर्फ हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा कि हाँ, आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा है यूनिवर्सिटी, कैसा है प्लेसमेंट, कैसी है कट ऑफ। अगर आपकी भी कोई यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्या भैया क्या कट ऑफ है, क्या कोर्स है, क्या प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है, क्या उसकी हॉस्टल फैसिलिटीज है, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। अच्छा, बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सुन लीजिए क्या क्या होते हैं ब्रीफ में। हर एक बच्चा चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसको उसको क्या चाहिए, उसको एक फोटो चाहिए। फोटो आपकी क्या होती है, या तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है, या फिर रेड बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। दूसरा, अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो कलर डार्क कलर का, मतलब जो आपके क्लोथ्स हैं वो डार्क कलर के होने चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है, ठीक है, तो आपका जो क्लोथ्स का कलर है क्या होना चाहिए, वो लाइट होना चाहिए, ताकि क्या नाम है कंबाइन ना हो जाए दोनों की दोनों। दूसरा, विदाउट स्पेक्स फोटो खिंचवाइएगा, ठीक है। लेटेस्ट फोटो होगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि डिग्री में भी आपकी ये चलने वाली है और 3 से 4 साल आपकी यही रहेगी। बाद में आपके जाके आप बदल सकते हैं, लेकिन यही रहेगी। तो लेटेस्ट खिंचवा लीजिएगा, ज्यादा पुरानी अपलोड मत करिएगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लीजिए। एंड जैसी फोटो खिंचवाएंगे फोटोग्राफर से ही आप क्या करिएगा, उसकी जेपीजी फाइल मांग लीजिएगा, ताकि एकदम क्लियर फोटो आपके पास हो। उसके बाद सिग्नेचर, एक व्हाइट पेज पे सिग्नेचर करके, ठीक है, उसकी भी एक क्या नाम है पीडीएफ, मतलब आप एक पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। अब बात करते हैं 10th एंड 12th की मार्कशीट। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। 12th की मार्कशीट हो सकता है कि कई बच्चों के पास देखिए अब तक तो आ गई होगी, ठीक है। एंड अगर नहीं आई है, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए, जिसके लिए एबीसीडी आईडी है। अगर आपको ये बनाने नहीं आता है, ठीक है, तो इसके बारे में मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि भैया डिजी लॉकर का अकाउंट बनाने नहीं आता मेरे को, ठीक है, आप बता दीजिए कैसे बनता है, तो मैं वो आपको अगले पार्ट में बना दूंगा। अच्छा, डिजी लॉकर का अकाउंट का क्या फायदा होता है, बेसिकली आप किसी भी पोर्टल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये अप्लाई कर देते हैं कि ये मेरा डिजी लॉकर अकाउंट है और उसकी एबीसीडी आईडी ये है, तो आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको मालूम है। लेकिन आपकी जो हार्ड मार्कशीट है, क्या पता कई स्कूलों में हार्ड मार्कशीट आपको मिल गई होगी और कई स्कूलों में हार्ड मार्कशीट अब छुट्टियों के बाद मिलेगी, ठीक है, तो आप जब कलेक्ट कर पाएंगे। डिजी लॉकर पे आपकी क्या होती है, ऑलरेडी सीबीएसई या कोई सा भी बोर्ड क्या करता है, आपकी मार्कशीट अपलोड करके रख देता है। तो वो क्या है, डिजी लॉकर पे एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में अवेलेबल है और उसको एक वैलिड प्रूफ के तौर पे माना जाता है। इसलिए ये डायरेक्ट ही क्या कर लिया जाता है, एबीसीडी आईडी के थ्रू उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या करती है, डायरेक्ट ही ले लेती है। आपको वहां सबमिट नहीं करना पड़ता, बस आपको एबीसीडी आईडी अपलोड करनी पड़ती है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई सा भी अदर चलेगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड को प्रेफर करिएगा, ठीक है। ये वो 4 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी किसी भी यूनिवर्सिटी के फेज 1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद
ये वो क्या नाम है, आपके 4 डॉक्यूमेंट ये है जिनकी जरूरत क्या पड़ेगी आपको, जब आपका एडमिशन हो चुका होगा, आप कॉलेज जा चुके होंगे, कॉलेज में फिजिकली तौर पे ये आपको फिजिकली तौर पे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। इसकी जरूरत आपको फेज 1 में एडमिशन लेने में नहीं पड़ेगी, एडमिशन के बाद पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे टीसी कहते हैं, कई कई जगह पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहते हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल से मिलेगा, आपको कलेक्ट करना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता दूं, गैप ईयर सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, अगर उसने सीयूटी के लिए 1 साल का गैप लिया है या किसी और दूसरे एग्जाम के लिए 1 साल का गैप लिया है, तो उसको गैप ईयर सर्टिफिकेट दिखाना होता है। उसी तरीके से माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये भी क्या करता है, आपका कॉलेज स्कूल से ही मिलता है, एंड उसको भी क्या करता है, आपको दिखाना पड़ता है। ये दोनों चीज क्या कर सकता है, गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, आपको स्कूल से कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू और अदर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिनमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको गैप ईयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है, कई ऐसी स्टेट है, कई ऐसी सेंट्रल तो नहीं, कई ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जिसमें इसकी मांग जरूरी है कि आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो आपने अगर कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड गैप ईयर सर्टिफिकेट दोनों आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एडमिशन के बाद काम आएगा, स्टार्टिंग एडमिशन लेने में काम नहीं आता। ठीक है, तो इन सारी चीजों को क्या करें, इसको एंड इसको कलेक्ट करके रख दीजिए। ये जो आपका सेकंड पार्ट है, इसको तो आप क्या करिए, आप सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चालू कीजिए। ये 3 डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, आपको स्कूल से मिल जाएंगे, ये चौथा डॉक्यूमेंट आपको क्या करना, बनवाना पड़ेगा। बात करते हैं इसमें क्या होता है, कई गड़बड़ हो जाती है। सबसे पहली गड़बड़ क्या होती है, सबसे पहली बात 10th की मार्कशीट क्या करी जाती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कंसीडर करी जाती है। 12th की मार्कशीट की आपने 12th पास करा एंड आधार कार्ड आपका वैलिड आईडी प्रूफ होगी। लेकिन इन केस 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड में चीजें गड़बड़ है, ठीक है, आपके नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके पेरेंट्स के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो क्या, तो किस चीज को कंसिडर करा जाएगा, कैसे वो कराएगा। तो सबसे पहली बात, जो आपके 10th की मार्कशीट में ही चीजें वैलिड थी, मतलब जो भी नाम है, जो भी आपके पेरेंट्स का नाम है, वही नाम आपका आधार कार्ड एंड वही नाम आपका क्या होना चाहिए, 12th की मार्कशीट में होना चाहिए। अगर वो नाम आपका आधार कार्ड में नहीं है, भले आपके 10th मार्क्स की, मान लीजिए आपका आधार कार्ड का नाम ही सही था बचपन से, लेकिन 10th की मार्कशीट में क्या हो गया कि वो आधार कार्ड का नाम थोड़ा गलत हो गया, लेकिन आप क्या करिए, इस 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपना आधार कार्ड चेंज करवा लीजिए। ठीक है, जल्द ही चेंज हो जाएगा, अभी से अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 1-2 हफ्ते में आपका आधार कार्ड चेंज हो जाएगा। तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप 12th की मतलब आधार कार्ड चेंज करा लीजिए। दूसरा, 10th की मार्कशीट में गड़बड़ थी तो आपको 2 साल पहले से ही मालूम था, अगर उसको आपने ठीक नहीं कराया तो अब जाके ये ठीक नहीं हो सकता। यानी अगर 12th की मार्कशीट में आपके क्या होता है, गड़बड़ होती है, तो 10th की मार्कशीट और आपका ये जो वैलिड आईडी प्रूफ है, इसी को ही मेन कंसिडर रूप में करा जाता है। ठीक है, और 12th की मार्कशीट को ठीक कराने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने 12th पास आउट करा है, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, ठीक है, तो हर एक कॉलेज ये कहेगा कि बच्चा आपकी 12th की मार्कशीट में क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हम इसको वैलिड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी नई वाली मार्कशीट अभी आई नहीं है, आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो सीबीएसई बोर्ड से होगी, आनी होगी, उसमें टाइम लगेगा, आईसीआई बोर्ड से हो सकता है, बिहार बोर्ड से होता है। ठीक है, तो उस चीज को आने में टाइम लगता है। आपने एप्लीकेशन डाल दिया, प्रिंसिपल ने सबमिट कर दिया आपके स्कूल में, अब उस डॉक्यूमेंट को आने में टाइम लगेगा, करेक्ट मार्कशीट होने में। जैसे मार्कशीट करेक्ट हो जाएगी, वो डिजी लॉकर पे तो आ जाएगी, लेकिन मान लीजिए इनकेस नहीं आती है, तो 12th की मार्कशीट को ना कंसीडर करते हुए 10th एंड आधार कार्ड को कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, तो 12th की मार्कशीट का फिर जो नाम है वो तो बदल जाएगा, क्योंकि आपने 10th की मार्कशीट आधार कार्ड वहां पे जाके दिखा दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। लेकिन 12th की मार्कशीट फिर काम किस लिए आएगी, ये काम ऐसे आएगी कि आपने ही क्लास 12 पास करा है, ये क्लास 12 की मार्कशीट प्रूफ करती है। भले आपका नाम अलग है, लेकिन पास तो आपने ही करा है। अच्छा, अब नाम अलग है तो ये कैसे कंसीडर करा जाएगा कि आप ही वो बच्चे हो जिसने जिसने ये वाली मार्कशीट से क्लास 12 पास करी है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपने अगर अप्लाई कर रखा है तो आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए। वो एफिडेविट आप किसी भी नॉर्मल कोर्ट से बनवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपका जो भी आपके स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वहां से बनवा सकते हैं, या नॉर्मल कोई भी आपका साइबर कैफे अगर वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उनसे कहिएगा कि हमें एक एफिडेविट चाहिए जो ये बताए कि ये जो मार्कशीट है ये मेरी ही है। ठीक है, ठीक है, तो वो एफिडेविट आपको ये बताना चाहिए कि ये जो क्लास 12 की जो मार्कशीट है ना, वो मेरी ही है, मैंने उसको ठीक कराने के लिए क्या कर रखा है, दे रखा है, एंड वो जैसे ठीक हो जाएगी मैं आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो वो एफिडेविट ये कंफर्म करता है कि आप ही वो बच्चे हो। ठीक है, भले उसके नाम में मिस्टेक है, उसके पेरेंट्स के नाम में मिस्टेक है, मैच नहीं करी है मार्कशीट 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड से, लेकिन फिर भी क्या कराया जाएगा, आपको वो कंसिडर कर ली जाएगी मार्कशीट।
आधार कार्ड के हिसाब, अगर आधार कार्ड के हिसाब से ये दोनों चीज ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आधार कार्ड चेंज कराइए, इन दोनों को छेड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपका मेन, ये पहला क्वेश्चन था, बच्चे का दिक्कत था, तो मैंने पहला कवर कर दिया। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। सेकंड पार्ट के डॉक्यूमेंट भी क्या होने चाहिए आपके पास, होने ही चाहिए। इसको आप अभी से ठीक करा लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट होने से पहले करा लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। एंड अभी भी जैसे अगर मैं आपको बताऊं आपके पास कितना टाइम है, तो देखिए, सिवाय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है जो आपका एडमिशन पोर्टल अभी लॉन्च करेगी। कब लॉन्च करेगी? ये जस्ट रिजल्ट आने से एक हफ्ता पहले। रिजल्ट कब आ रहा है? 28 जुलाई को आ रहा है। 28 जुलाई से अगर एक हफ्ता हम पहले भी ले लें तो 20 जुलाई हो गया। अभी हमारे पास जो तारीख है, आज जब ये वीडियो अपलोड हो रही है आपकी, तो कितना है? 6 जून है। तो 6 जून से आपके 20 जुलाई के लगभग लगभग हम ये कहें कि आपके पास एक महीने से भी ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो इस एक महीने में मैं ये कहूंगा कि आधार कार्ड ठीक करा लीजिए। 12th की मार्कशीट ठीक हो गई तो ठीक हो गई, लेकिन अगर नहीं होती है तो एफिडेविट बना लीजिए। और सारी चीजें क्या होनी चाहिए? 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए सीएसएस पोर्टल ओपन हो गया और भैया ये गड़बड़ी अभी भी चल रही है, तो मैं ये सारी चीजें कैसे अपलोड करूंगा? ठीक है, तो आप ये क्या करिए, आप अभी सीएसएस जो पोर्टल आपका 15 जून को अपलोड होगा, मतलब ओपन होगा, वो इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। ये बंद कब होगा? जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा। अब सीयूटी का रिजल्ट कब आएगा? 28 जुलाई को। तो आप 15 जून को रजिस्ट्रेशन ना करके, आप जब ही रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए इस बीच में 6 जून से लेके आपका 28 जुलाई के बीच में आपका डॉक्यूमेंट कभी भी, मान लीजिए आपका बन के आया 10 जुलाई को बन के आया, तो आप सीयूटी का से मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसीएस फेज 1 10 जुलाई को भरिएगा, ना कि 15 जून को। ठीक है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा भर दिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी बंद हो जाएगा। ये जो आपका सीएसीएस पोर्टल है, ये जब तक ओपन रहेगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, फेज 2 ओपन नहीं हो जाता। फेज 2 में भी 5 दिन तक क्या होता है, फेज 1 ओपन रहता है, ताकि जिन भी बच्चों ने किसी भी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो क्या कर पाएंगे, उस फेज 1 में, फेज 2 में भी फेज 1 का रजिस्ट्रेशन करके फिर अपना फेज 2 में प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सहूलियत देता है, पहले स्टार्ट कर रहा है तो आपको लंबा चौड़ा टाइम भी दे रहा है। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट, अगर आप क्या नाम है, सिर्फ ड्यू, बीएचयू और जेएमआई जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो माइग्रेशन गैप ईयर सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, मेरे को बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि भैया क्या इस यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन और गैप ईयर की सर्टिफिकेट है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये स्कूल से कलेक्ट करके रख लीजिएगा। ये जब काम आएगा, जब आपका एडमिशन हो चुका होगा, सारा ऑनलाइन प्रोसेस खत्म हो चुका होगा, आप कॉलेज जाने लग जाओगे, एंड वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा, तब ये आपका देखा जाएगा कि आपके पास टीसी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कि नहीं। ना कम फॉर द एससी, जो आपका थर्ड है, एससी की बात नहीं कर रहा, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में। कैटेगरी बहुत सारी होती है, यहाँ तो मैंने बस 4 ही कैटेगरी लिखी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। पहले इन 4 के बारे में बात करते हैं, फिर अदर कैटेगरी के बारे में बात करें। कोई भी बच्चा अगर एससी कैटेगरी का है और एसटी कैटेगरी का है, तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी वो जिस भी कम्युनिटी से आ रहा है वो कम्युनिटी क्या होनी चाहिए, क्या नाम है, सेंट्रल लिस्ट में आपकी होनी ही चाहिए। अगर आपकी कम्युनिटी सेंट्रल लिस्ट की नहीं है, तो इसको क्या करेगा, कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, कोई डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज बना है, 31 अप्रैल के बाद बना है, ठीक है, कई 10 साल पहले बना है, कोई दिक्कत नहीं है। एससी और एसटी कैरेक्टर, एससी और एसटी जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपके नाम का होना चाहिए। ठीक है, एंड प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो कम्युनिटी प्रॉपर क्या होना चाहिए, लिस्ट में होनी ही चाहिए, सेंट्रल की लिस्ट में आपकी होनी ही चाहिए। दूसरा, जो आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर कम से कम मिनिमम लेवल का जो ऑफिसर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। वो क्या हो सकता है, या तो वो तहसीलदार होगा, एसडीएम होगा, कहीं एसडीएम बोलते हैं, कहीं तहसीलदार बोलते हैं, एंड उसके ऊपर का आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आगे जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सब का हो जाएगा। सेम सिग्नेचर तो ओबीसी में भी उसी लेवल के ऑफिसर का ही चाहिए, सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन है कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब आफ्टर 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से क्या होता है, हर साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो 1 अप्रैल से आपके पास क्या होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अभी तक आपने बनवाया नहीं है तो गलती करिए, अभी आपके पास टाइम है। सीएसएस पोर्टल लगभग बहुत लंबे चौड़े टाइम तक खुला रहेगा, तो जाइए बनवा लीजिए, 10-15 दिन में बन जाता है।
अच्छा, उसके बाद हम करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। क्या भैया इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है? ड्यू, बीएचयू, जेएमआई, इलाहाबाद, एएमयू, हैदराबाद, इन सारी यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कई कई स्टेट यूनिवर्सिटी मांग लेती है। तो आप जिस स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं मेरे को बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि वहां पे इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो आप क्या करिए, बनवा के ही रख लीजिए, एक हफ्ते में ये भी बन के आ जाता है, ठीक है। एंड हाँ, मान लीजिए कि अब आप क्या करते हैं, अब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए देते हैं तो कैसे कैसे आपको टाइम मिलेगा। तो पहला आपका ऑप्शन होता है कि जैसे ही हर एक का फेज स्टार्ट हुआ, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो फेज 1 स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन का, आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए, 1 महीने का टाइम है, ठीक है, जब तक आपका डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फेज 2 जैसे ओपन होगा, लगभग 28 जुलाई के बाद होगा, तब तक आपका डॉक्यूमेंट अगर तैयार हो जाता है तो फेज 2 में भी आपको मौका दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, फेज 1 को पहले भरिए, फिर फेज 2 को स्टार्ट करिए। तो फेज 1 क्या करिएगा, आप अभी मत छेड़िएगा, उस समय जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर बना के अपलोड कर दीजिए। जब तक भी आपका रेडी नहीं होता है, तब आपका जैसे फेज 2 क्लोज होगा, उसके बाद आपकी एक करेक्शन विंडो ओपन होगी, जस्ट 1-2 दिन बाद, लगभग मैं कहूंगा कि 10 अगस्त के करीब करीब। तो तब तक भी क्या होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तैयार हो जाना चाहिए, और फिर भी आप क्या कर सकते हो, उस करेक्शन विंडो में जाके अपलोड कर सकते हैं। एंड जब भी आपका अपलोड नहीं हो तो आप नॉर्मल क्या करिए, उस करेक्शन विंडो में जाइए एंड वहां पे करेक्ट कर लीजिए कि मैं जनरल में हूँ, ठीक है। भले आपके पास, आप किसी भी कैटेगरी को, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, उसको जनरल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसी कैटेगरी को मेंशन करके रखेंगे एंड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, तो एट द एंड आपको उस कैटेगरी के हिसाब से सीट मिल जाएगा। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं चेक करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं, लेकिन जैसे सीट मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट गलत पाया जाएगा एंड आपको क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, सीएसएस पोर्टल से आपको क्या होगा, बाहर फेंक दिया जाएगा एंड आप किसी भी राउंड में क्या कर जाएंगे, फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए करेक्शन विंडो में, अगर करेक्शन विंडो तक डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होता है या डॉक्यूमेंट बनता नहीं है, तो आप जनरल ही भर दीजिएगा ना। अगर आपका डॉक्यूमेंट आप उसके बाद आपके पास चांस होता है कि मान लीजिए आपका मिड एंट्री आपको ओपन होती है, 3 राउंड में आपको कोई चांस नहीं मिला, तो मिड एंट्री में मान लीजिए आपके मार्क्स के हिसाब से आप जनरल कैटेगरी में आप गए एंड आपको क्या होगा, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटीज नहीं मिली, तो आप क्या कर सकते हैं, मिड एंट्री फिर से ओपन होगी, मिड एंट्री में वापस रजिस्ट्रेशन करिए एंड देन अगर तब तक डॉक्यूमेंट वैलिड बन के आ चुका है तो वहां पे वो अपलोड कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, फिर आपको शायद कैटेगरी की मदद से आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, ठीक है। अब जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं कि भैया क्या क्या डाउट मेरे से अब तक पूछे गए हैं, मैं सारे क्लियर करता हूँ। एक बच्चा ऐसा है, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको डाउट बता दिया कि 12th की मार्कशीट में गड़बड़ है, ठीक है। दूसरा, एक बच्चा ऐसा है कि भैया गड़बड़ कुछ ऐसी है 12th की मार्कशीट में कि मैं किसी सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ, मैं पास हूँ क्लास 12th में, लेकिन इंप्रूवमेंट का मैंने एग्जाम दिया है और मेरा रिजल्ट अभी, आपका एग्जाम होगा 1 महीने बाद, फिर उसका रिजल्ट आएगा लगभग लगभग हम कहेंगे कि उसके भी 1 महीने बाद, तो कैसे कंसिडर करा जाएगा मेरा एडमिशन। तो सबसे पहली बात, आपकी मार्कशीट आ चुकी होगी स्कूल में, आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, नहीं फिजिकली नहीं तो आपका फिजिकली भी कलेक्ट कर लीजिए, बाकी डिजी लॉकर पे आपकी मार्कशीट शो हो रही होगी, ठीक है। आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दीजिए। इंप्रूवमेंट के एग्जाम से सीयूटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ काम आता है इंप्रूवमेंट का एग्जाम, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट अभी मान लीजिए आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, आप अभी जो आपके पास क्लास 12th की मार्कशीट है, उसी जो आपकी अभी वाली है, ठीक है, उसी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए, एडमिशन प्रोसेस को पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। जैसे ही क्या हो जाएगी, चीजें ठीक हो जाएगी, मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया एंड देन उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया, एंड रिजल्ट आने से पहले, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का फेज 2 स्टार्ट होने से पहले आपका क्या होगा, रिजल्ट आ गया और आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर पे अपडेट हो गई, अपने आप ही अपडेट हो जाएगी, तो पुरानी वाली गायब हो जाएगी। तो जैसी अपडेट हो जाएगी तो हर एक पोर्टल पे जिस पे भी आपने डिजी लॉकर की आईडी दे रखी होगी, ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है तो आप खुद जाके क्या कर पाएंगे, करेक्शन विंडो में आप उसको चेंज कर पाएंगे, आप आराम से क्लास 12th की मार्कशीट को अपडेट कर लेंगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडमिशन में, क्योंकि एट द एंड एडमिशन आपका सीयूटी के स्कोर पे ही होने वाला है। इसमें जब काम आएगा जब मान लीजिए टाई ब्रेकर हो जाए, आपके भी सेम मार्क्स है, किसी और बच्चे के भी सेम मार्क्स है, टाई ब्रेकर हो जाए, तो ये देखा जाता है कि किस बच्चे का रिजल्ट अच्छा था, ठीक है, क्लास 12th का। तो इसमें फर्क पड़ सकता है कि मान लीजिए आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए, तो अगर टाई ब्रेकर में जिसके ज्यादा क्लास 12th में मार्क्स होंगे, उसमें क्या हो जाएगा आपका, और उस वाले बच्चे को वो वाली सीट दे दी जाएगी, ठीक है। और ये लगभग बहुत कम होता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आपने क्या नाम है इंप्रूवमेंट दे दिया, आप इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए, इस वाली मार्क्स से सीधा एडमिशन प्रोसेस को पार्टिसिपेट करिए और अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए ना। कोई बच्चा ये है कि भैया मेरी कंपार्टमेंट आई है,
तो अब मैं क्या करूँ? ठीक है, कंपार्टमेंट आई है, क्लास 12 में पास आउट नहीं हुआ, लेकिन सीयूटी का एग्जाम मैंने दिया, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको क्लास 12 प्रॉपर तरीके से पास आउट होना जरूरी है। कुछ बच्चे क्या होता है, दो दो केस होता है, आपके पास क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 में से क्या होता है 5 में पास होना पड़ता है। ऐसे तो 6 के 6 में ही पास होना पड़ता है, लेकिन कई बच्चों क्या होता है एक में फेल हो जाता है, तो जो उसका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आपकी हेल्प कर रहा होता है, ओवरऑल आपको पास कर देता है, ठीक है। तो आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए थे और आप ओवरऑल पास हो गए, आप कंपार्टमेंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, तो आपने अगर वो एग्जाम सीयूटी में नहीं दिया तो सबसे अच्छी बात है। अब तो आपको क्या करा जाएगा, आपको पास ही कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग में जब आप करने जाओगे सीयूटी के सब्जेक्ट एंड क्लास 12 के सब्जेक्ट, उस केस में आप प्रॉपर 5 सब्जेक्ट फिल करोगे, सीयूटी वाले भी एंड देन क्या नाम है आपके क्लास 12 वाले भी। लेकिन वो फेल वाला सब्जेक्ट आपने दिया ही नहीं है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप हर एक यूनिवर्सिटी में वैलिड हो। एंड लेकिन अगर आपने क्या है वो सब्जेक्ट सीयूटी में दिया है और क्लास 12 में आप फेल हो, तो जैसे सब्जेक्ट मैपिंग करी जाएगी, तो जब भी मैप करते हुए ये देखा जाएगा कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में इस क्लास 12 में फेल हो गया है, तो आपका एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उस केस में आप क्या करें, कंपार्टमेंट का एग्जाम दे लीजिए, कंपार्टमेंट के एग्जाम का रिजल्ट आने का वेट करिए। ऐसे सीबीएसई रिजल्ट बहुत जल्दी दे देता है। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एबीसी आईडी डिजी लॉकर पे अपडेट हो जाएगी, वहां से अपना मार्कशीट डाउनलोड करिए। और हर एक पोर्टल पे जहाँ पे क्या नाम है ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है तो वहां तो अच्छी बात है, नहीं लिया जाता है तो हर एक जाके मैनुअली क्या कर दीजिए, आप उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए क्या करता है, आपका आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आ जाता है, इतना लेट हो गया कि फेज 1 रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, फेज 2 स्टार्ट हो गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि आप क्लास 12 ही पास आउट नहीं हो। तब उस केस में हर एक यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अपना एक मिड एंट्री स्टार्ट करती है, हर एक यूनिवर्सिटी करती है। मिड एंट्री आपकी नॉर्मल राउंड के बाद होती है, तो मिड एंट्री में आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी नई वाली मार्कशीट के साथ वापस आप क्या करें, रजिस्टर करिए एंड देन फर्दर क्या करिए, एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करिए। अब मिड एंट्री में ये नुकसान होता है कि बहुत सारी सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी होती है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स वाले भी चले गए होते हैं। तो अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो मिड एंट्री में थोड़ी सीटें कम बची होती है, लगभग हम कहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80,000 है, तो मिड एंट्री में आपकी 20,000 या 15,000 सीट बची होती है, बाकी भर गई होती है। तो उस सीट में क्या करेगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपका एडमिशन हो जाए ना। अनदर केस, एक केस की बात होगी जिसमें एक बच्चे का नॉर्मल कोई 12th में गड़बड़ है, उसकी बात कर ली। दूसरा, एक बच्चा क्या है आपका क्या नाम है किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, उसकी बात कर ली। एंड देन कंपार्टमेंट वाले की भी मैंने बात कर ली कि कंपार्टमेंट दे रहा है ना। अब हम उस बच्चे की बात करते हैं जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है और क्या हो चुका है, वो फेल हो चुका, मतलब पिछले साल उसने कंपार्टमेंट दिया था, फेल था, वो नेक्स्ट साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है, ठीक है। उस साल नहीं दिया उसने, अगले साल इंप्रूवमेंट का दिया, यानी एक साल के पास उसका क्या हुआ, गैप ईयर आ गया। उस केस में क्या, तो देखिए आपने क्या नाम है अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया होगा, जो कि जब मान लीजिए आप पिछले साल पास आउट फेल हुए थे, इस साल आपने उसका इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया ताकि आप पास हो, और इस साल पास हो गए, तो पास हो गए तो आपकी डिजी लॉकर पे ऑटोमेटिकली मार्कशीट नई अपडेट हो गई होगी, पुरानी वाली गायब हो जाएगी, उसको जाके अपलोड कर दीजिएगा, उसी से आप एडमिशन प्रोसीड करिएगा। मान लीजिए आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो चीज नहीं आता, आपका न्यू मार्कशीट नहीं आता है, तो अब आपको मौका दिया जाएगा सिर्फ मिड एंट्री में, उसी में आपको चांस दिया जाएगा, इस नॉर्मल राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कई ऐसा होता है कि जो बच्चा एक साल बाद, ठीक है, क्या एग्जाम दे रहा होता है यानी फेल हो गया होता है, तो दो डिफरेंट बोर्ड्स को एग्जाम देता है। मान लीजिए यहाँ आपने कंटिन्यूली आपने सीबीएसई बोर्ड से दिया लेकिन फेल हो गए, फिर आपने ओपन से एग्जाम किसी दूसरे बोर्ड से दिया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल जो मार्कशीट आपकी आएगी जिस भी बोर्ड से आएगी जिसमें आप सारे सब्जेक्ट में पास हो, उसी को कंसिडर करा जाएगा, नॉट प्रीवियस वन वाली, एंड वही आपका बोर्ड होगा जो आपका फाइनल मार्कशीट है जिसमें आप क्या करोगे, पास आउट हो, ठीक है। तो ये आपका मार्कशीट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नाउ कम फॉर द आपका कौन कौन सी कैटेगरीज और बच गई, तो देखिए बहुत सारी कैटेगरीज होती है। सारी सिख माइनॉरिटी का कोटा होता है, आप उसको गुरुद्वारे से बनवा सकते हैं। क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कोटा होता है, उसको आप प्रॉपर बनवाना पड़ेगा, आप उसको चर्च से नहीं बनवा सकते। कश्मीरी माइग्रेंट का कोटा होता है, एंड आपका उसके अलावा आपका आर्मी का कोटा होता है, स्पोर्ट्स का कोटा होता है। स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अगर उसके डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं स्पोर्ट्स वालों के लिए बता दूंगा। एंड बहुत कम मार्क्स पे स्पोर्ट्स वालों को अच्छा कॉलेज मिल जाता है। आपके पास ईसीए का कोटा होता है, ईसी यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी, आपको डांस आता है, म्यूजिक आता है, ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो उसमें, ठीक है, आपके पास खूब सारे सर्टिफिकेट हैं। डिटेल वीडियोस में बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, ठीक है, तो इसका भी कोटा लगा सकते हो। एंड कम मार्क्स पे आपको क्या जाएगा, अच्छे से अच्छा कॉलेज एंड अच्छे से अच्छा कोर्स आपको इन कोटे में मिल जाएगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो एंड उसमें आपके पेरेंट्स काम करते हैं तो वहां पे आपका यूनिवर्सिटी का भी कोटा चल जाता है, तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो, उससे भी एक आपका कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाए। तो ये सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी।
हर एक डाउट को कवर करने की कोशिश करें, हर एक कैटेगरी का बच्चा। आपके पास अभी भी कोई डाउट है, आप भी किसी चीज में भी परेशान हो, तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा या उसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड बना के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट की लिस्ट अब यहाँ पे खत्म होती है। तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी मैंने आपको, डॉक्यूमेंट बता दिया, सीयूटी का प्रोसेस बता दिया, टॉप की यूनिवर्सिटीज बता दी, आपके स्टेट की यूनिवर्सिटीज बता दी। अब मैं आपको क्या करूंगा, आप जिस भी स्ट्रीम से उसके अच्छे अच्छे करियर बता देता हूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आगे क्लास 12 के बाद क्या क्या स्कोप है, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, हर एक यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी बहुत मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, और मैं कहूँगा कि अगर आप कैपेबल हो तो ज़रूर पर्सनल गाइडेंस लीजिए, क्योंकि वो बहुत बेटर है इससे। एंड ये भी बेटर है, ये कई लोगों से ज़्यादा बेटर है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी काउंसलिंग, लेकिन उसमें और सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 149 के वेरी अफोर्डेबल, ताकि कोई भी वर्क का बच्चा हो, गांव का, शहर का, प्राइवेट स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी कास्ट का, हर एक बच्चा इजीली अफोर्ड कर पाए। अगर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री को देखिएगा। एंड लाइव आपका कट ऑफ सेशन चलाऊंगा मैं, कट ऑफ प्रिडिक्शन मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसी क्लास लाइव आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। पेड काउंसलिंग के क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अनपेड काउंसलिंग कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर देता हूँ, वहां पे आप हाई मैसेज भेज देगा, सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।